हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th सेंटअप एग्ज़ाम 2024-25 के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न का कलेक्शन। यह एग्ज़ाम आप सभी के स्कूल में 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का कलेक्शन अलग से लेकर आएंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके सीरीज का ये पहला लेक्चर। तो पहला सवाल देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन से सवाल है। फंक्शन है इफ एफ एक्स बराबर 3x + 2 देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। यदि एफ एक्स बराबर 3x + 2 हो तो फॉफ ऑफ एक्स का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, इसका हल। देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x + 2, तो एफ ऑफ एफ एक्स को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फंक्शन का मिश्रण, कम्बिनेशन। तो यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब होगा एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ का मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, एफ एक्स का मान हो गया 3x + 2। अब एफ ऑफ 3x + 2 का मतलब हो गया कि फंक्शन में x के जगह पर 3x + 2 रख देंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास x है, तो 3 × x के जगह पर रख देंगे 3x + 2, तो ये मिल जाएगा आपको 3 × 3 = 9x + 3 × 2 = 6। ये आपका आंसर हो गया। आइए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है फंक्शन से ही। यदि एफ क्यू टू क्यू एफ एक्स बराबर 3x + 5 हो तो फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स। यदि एफ एक्स बराबर 3x + 5 है तो एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना है। ये एफ ऑफ क्यू टू क्यू दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में, ये इस इंटरवल में, या जहाँ फंक्शन डिफाइंड है वहाँ पर ये फंक्शन 1/2 है। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स तब और केवल तब निकाला जाता है जब वो फंक्शन 1/2 है। तो ये रेशनल नंबर से रेशनल नंबर तक डिफाइंड है, तो उसमें ये फंक्शन जो है आपका 1/2 है, उसमें आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं? एफ इनवर्स एक्स निकालने का अपना एक तरीका होता है। कैसे? मान लीजिए कि y बराबर एफ ऑफ एक्स है, तब ऐसी स्थिति में x बराबर होगा एफ इनवर्स y। अब y बराबर एफ ऑफ एक्स को सोल्व कीजिए, तो y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स का मान है 3x + 5। अब आप यहाँ से x को सेपरेट कर दीजिए, तो मिल जाएगा आपको y - 5 = 3x। या आप कह सकते हैं कि x बराबर हो गया y - 5/3 और x का वैल्यू हो गया एफ इनवर्स y। यहाँ से x का मान है एफ इनवर्स y बराबर हो गया y - 5/3। आपको निकालना है एफ इनवर्स x, तो एफ इनवर्स x बराबर होगा x - 5/3। ये आपका आंसर हो गया। एफ इनवर्स x बराबर हो गया x - 5/3। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा लाइन के नीचे लाइन लिखना है। हम तो अपना जगह बचाने के क्रम में थोड़ा इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एकदम लाइन के नीचे लिखना है। आइए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल है साबित कीजिए कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कॉस इनवर्स 36/85। इस टाइप का सवाल एक ज़रूर पूछेगा। डेटा बदल सकता है, लेकिन इस टाइप का एक सवाल ज़रूर पूछेगा। कैसे बनाएंगे? देखिए, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 बराबर है a, तो इसका मतलब साइन a बराबर होगा 8/17। तो आप तुरंत लिख दीजिएगा यहाँ से कॉस a का मान। साइन बराबर होता है p/h, तो ये p हो गया और ये h हो गया, तो b क्या होगा 15, क्योंकि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कॉस a बराबर हो जाएगा 15/17, ये बेस हो जाएगा। एंड दूसरा जो दिया हुआ उसको ही मान लीजिए, साइन इनवर्स 3/5 को मान लीजिए b, तो साइन b बराबर हो जाएगा 3/5।
तो आप कॉस बी निकाल लीजिए। साइन बी बराबर हो गया पी बटा एच, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा बी बटा एच। तो 3 5 का बेस क्या हो जाएगा 4, ट्रिपलेट होगा 3 4 5, तो 3 परपेंडिकुलर, 4 बेस और 5 हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5 मिल गया। अब यहाँ से एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लेके चलिए, कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ से आप ए प्लस बी को हटा दीजिए, तो ए प्लस बी बराबर होगा, ये कॉस इन्वर्स चला जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस ए का मान हो गया 15/17 और कॉस बी का मान हो गया 4/5 माइनस साइन ए का मान है 8/17 और साइन बी का मान है 3/5। अब इस ए का वैल्यू रख दीजिए। ए किसको माने थे आप? ए माने हैं साइन इन्वर्स 8/17 को, साइन इन्वर्स 8/17, और बी किसको माने हैं साइन इन्वर्स 3/5 बराबर हो गया कॉस इन्वर्स 15 चौका 60/85 माइनस 8 तिहाई 24 बटा 85। तो ये आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स 85, एलसीएम ले लीजिए तो 60 माइनस 24, तो 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 और 4 40 और 20 60, 36/65। ये किसका वैल्यू हो गया साइन इन्वर्स 8/17 और जोड़ साइन इन्वर्स 3/5, इसका मान हो गया कॉस इन्वर्स 36/65। और यही तो आपको साबित करना था। देखिए साइन इन्वर्स 8/17 जोड़ साइन इन्वर्स 3/5 बराबर साबित हो गया कॉस इन्वर्स 36/65। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल हो गया। आइए चौथा सवाल में चलते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, कहता है यदि साइन इन्वर्स एक्स जोड़ साइन इन्वर्स वाई बराबर 2π/3 हो तो कॉस इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स वाई का मान क्या होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो पहले फॉर्मूला यूज होगा उसको आप लिख दीजिए। साइन इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होता है π/2, और ये एग्जाम में भी लिखना है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स एक्स बराबर होगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम कॉस इन्वर्स बाई का मान लिखें तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इन्वर्स बाई। अब हमको निकालना है कॉस इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स बाई, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा आपको कॉस इन्वर्स एक्स जोड़ कॉस इन्वर्स बाई बराबर π/2 और जोड़ π/2 यानी पाई। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा साइन इन्वर्स एक्स और जोड़ साइन इन्वर्स बाई, तब ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इन्वर्स एक्स जोड़ साइन इन्वर्स बाई। इसका मान देखिए सवाल में दिया हुआ है कितना, साइन इन्वर्स एक्स जोड़ साइन इन्वर्स बाई का मान है 2π/3। अब इस 2π/3 को आप यहाँ पर रख दीजिए तो मिल जाएगा 3π माइनस 2π, 3 एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस 2π/3 यानी आंसर हो जाएगा π/3। ये इस सवाल का जवाब हो गया। तो प्रत्येक चैप्टर से 2-2 सवाल हम उठा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, मैट्रिक्स से उठाए हैं कि यदि a बराबर 1 0 2 1 और b बराबर x 0 1 1 है और a बराबर b² है तो x का मान क्या होगा। तो आप पहले इसमें b² का मान निकाल लीजिए। तो b² बराबर होगा b गुना b, और b मैट्रिक्स क्या है x 0 1 1। आप लोग एकदम नीचे लिखते चलिएगा इंटू x 0 1 1। अब क्या कर देंगे इसको, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से, तो x को x से करेंगे x² जोड़ 0 गुने 1 यानी 0, फिर पहला रो और दूसरा कॉलम
तो x को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। अब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 1 गुना x करेंगे तो x, और जोड़ 1 गुना 1 करेंगे तो 1, यानी x + 1 हो जाएगा। फिर दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 को 0 से गुना कीजिए 0, अब 1 गुना 1 1। अब सवाल में कह रहा है कि a बराबर है b²। तो a मैट्रिक्स आपका क्या दिया हुआ था, a दिया हुआ था 1 0 2 1, बराबर b² क्या है x² 0, x + 1 और 1। अब यहाँ देखिए दो मैट्रिक्स बराबर है तो दो मैट्रिक्स बराबर होने का शर्त क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम होनी चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए, संगत एलिमेंट। जैसे ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए, ये 0 है तो ये 0 है ही, ये 2 है तो ये x + 1 ये भी 2 होना चाहिए, ये 1 है तो ये 1 होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बना लेंगे कि x + 1 बराबर होनी चाहिए 2, इसका मतलब x बराबर होनी चाहिए 1। अब यहाँ भी देखिए x का मान 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो x का मान हो जाएगा 1। ये नहीं करना है कि हम x² बराबर 1 कर दें तो x बराबर +-1, ये गलती कीजिएगा तो 0 नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x बराबर +1 तक तो ठीक है, लेकिन अगर -1 ले लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ 0 नहीं है। इसलिए ध्यान देना है, छोटा छोटा सवाल में भी सीखने वाला बात रहता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए छठे नंबर सवाल में चलते हैं। छठा नंबर सवाल भी देखिए मैट्रिक्स से ही कहता है कि इफ a बराबर 0 2b - 2 3 1 3 3a 3 -1 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड a एंड b। सवाल का अर्थ हुआ कि यदि यह जो दिया हुआ मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a और b का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। यहाँ पर कह रहा है कि A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये बात ध्यान देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है या किसको कहते हैं। तो जब A का ट्रांसपोज A के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, तो रो वाले एलिमेंट को कॉलम में बदल देते हैं। जैसे A का ट्रांसपोज कैसे होगा, 0 2b और -2 ये पहला रो में है तो ये हो जाएगा पहला कॉलम में, 3 1 3 दूसरा रो में है तो हो जाएगा दूसरा कॉलम में, 3a 3 -1 ये तीसरा रो में है तो हो जाएगा तीसरा कॉलम में। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अभी हम आपको बता दिए हैं, बस उसको लिख देते हैं 0 2b -2 3 1 3 3a 3 और -1 बराबर होना चाहिए A। तो A जो था वही लिख देंगे, 0 2b -2 ये था A। उसके बाद क्या था 3 1 3 फिर -2 3 और -1। अब फिर यहाँ लगा देंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। तो दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो 0 0 के बराबर है तो 2b बराबर होगा 3। तो यहाँ से आपको मिल गया 2b बराबर 3, तो b का वैल्यू हो गया 3/2। यहाँ से मिल गया आपका b का वैल्यू। देखिए 1 1 यहाँ है, ये है 3 3 है, ये है। यहाँ देखिए -2 3 3 -1 -1। अब a का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 3a बराबर क्या होना चाहिए 2b -2, 3a बराबर होना चाहिए 2b -2, और कहीं 3a है, 0 3 3a। देखिए मैट्रिक्स A में यहाँ पर था 3a, ये था 3a। तो 3a बराबर हो गया आपका -2। यहाँ देखिए -2 बराबर 3a, तो 3a बराबर हो गया -2, तो a बराबर हो गया -2/3, ये आंसर हो गया। b का मान हो गया 3/2 और a का मान हो गया -2/3। तो इस सवाल को एक बार और देख लीजिएगा बढ़िया से, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7वां नंबर है
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनांट 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। इस डिटर्मिनांट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनांट का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस डिटर्मिनांट को सोल्व करना होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो डिटर्मिनांट है ये है डेल्टा। तो डेल्टा बराबर जो है वो इसी प्रॉब्लम को लिख देंगे। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, यानी इस डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए किसी एक रो या एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने के लिए आप क्या कर दीजिए, देखिए कर दीजिए आप R2 में R1 को घटा दीजिए, R2 में R1 को घटा दीजिए, और R3 में भी R2 को घटा दीजिए, या R3 में भी R1 को घटा दीजिए, R3 माइनस R1। तो आपका डिटर्मिनांट क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 1 1। अब ये 1 में से 1 जाएगा 0, 1 प्लस साइन थीटा में से 1 जाएगा तो साइन थीटा, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 1 प्लस कॉस थीटा में से 1 जाएगा तो कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो आपका डिटर्मिनांट बन गया ये ट्रेंगुलर डिटर्मिनांट हो गया, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सब एलिमेंट 0 हो गया। तब ऐसे स्थिति में इसका मान क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी साइन थीटा और गुना कॉस थीटा, इस डिटर्मिनांट का मान हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें 2 से गुना करके 2 से भाग दे दीजिए। तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है, साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अब देखिए साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, तो इस पूरे डिटर्मिनांट का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1/2 इंटू 1, यानी 1/2। तो इसका आंसर यही हो गया 1/2। समझ में आया बात, 1/2। तो आज आप देखें 7 शॉर्ट आंसर टाइप, लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 15 बताना है। हम 60 सवाल आपको बताएंगे, 60 दुगना, और उसी में से आपको 30 गो रहेगा, लेकिन बनाना तो आपको 15 गो है। तो आज की इस वीडियो में हम 7 सवाल बताए हैं। बहुत जल्द एक दिन में 2-2 वीडियो कर करके या पर डे एक वीडियो भी कर करके हम शॉर्ट क्वेश्चन का ये सीरीज 60 सवाल हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे। तो आज हम डिटर्मिनांट तक बताए हैं। अगले सब लेक्चर जब हम बनाएंगे तो डिटर्मिनांट का एक सवाल और उठाएंगे और इसके बाद वाले टॉपिक को करेंगे। यानी पूरा सिलेबस से हर एक चैप्टर से हम 2-2 सवाल उठाएंगे और 60 सवाल का ये सीरीज रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कर दीजिए, सब लोग देख लेंगे। सेंटअप एग्जाम से पहले बहुत मदद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।